हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेस्टिक। बेटा आज जो अपन चैप्टर करेंगे दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट चैप्टर में रेशियो एनालिसिस में अपन ने ये देखा था भी रेशियोज कैसे निकालते थे। आज अपन देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है। बेटा नॉर्मली कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अपने को खुद अपने पास ही रखने होते हैं, लेकिन कुछ बुक्स या कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो अपने को मेंटेन करने पड़ेंगे अच्छे ढंग से। वो भी किस लिए? बिकॉज ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। अपने को टैक्स पे करना और कुछ डॉक्यूमेंट्स अनडाउटली गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे और उसमें से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट अगर गवर्नमेंट के पास जाएगा तो अनडाउटली कैश फ्लो स्टेटमेंट भी उनमें से एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट या टैक्सेशन अथॉरिटी के पास जाएगा जस्ट बिकॉज शो अवर कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज। नाउ व्हाई वी नीडेड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट? फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा दैट स्टेटमेंट विच शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। जनरली जब आप बिजनेस करते हैं ना बेटा, तो उसमें अपन एक प्रॉफिट तो निकालना सीख जाते हैं इनकम अकाउंट से और अपन एसेट्स भी टैली कर ही लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन कैश ट्रांजैक्शन का क्या? कुछ पैसे अपने पास आए जस्ट बिकॉज ऑफ सेल एंड वैसे ही अपने को कुछ खर्चा हुआ अपने साथ के साथ पे कर दिए, यानी कि कैश जो मेरे पास बैलेंस पड़ा है वो मैं मैच नहीं कर पाता कि एक्चुअल में ये सही है, इसमें कोई चोरी वगैरह तो नहीं हुई या इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए। तो उस चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए और अपना कैश सही चल रहा है इसलिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम लिखा जाता है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। As per accounting standard 3, the cash flow statement is to be prepared, which shows the outflow and inflow of cash and cash equivalent. ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आउटफ्लो और इनफ्लो जो अपने को स्टेटमेंट बताई उसको अपन नेम लिखा गया बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ सबसे पहले तो मीनिंग अपने को क्लियर होने के साथ साथ अपने को इसके इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट की अपने इंपॉर्टेंस क्या होती है बिजनेस फील्ड में। अब ये मैंने कुछ बेटा इंपॉर्टेंस लिखे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा हेल्पफुल इन शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लान करने के लिए अपनी कैश फ्लो बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है। सेकंड द मूवमेंट ऑफ द कैश, जो कैश फ्लो की मूवमेंट है वो डिस्क्लोज करेगी। सर मूवमेंट कैसे डिस्क्लोज करेगी? बेटा जब अपन लोन को शुरू करेंगे ना तब अपने को पता लगेगा भी कैश ओपनिंग एंड क्लोजिंग का बैलेंस सेम होता है। क्यों होता है? बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती ही इस पर्पस के लिए है। नेक्स्ट मैंने लिखा हेल्पफुल टू डिसाइड डिविडेंड पॉलिसी। अब जनरली यहाँ पे डिविडेंड थ्री टाइप्स के अपन यूज करते हैं। वन इज इंटरम डिविडेंड लिखा जाता है, सेकंड डिविडेंड अपने पास प्रपोज डिविडेंड रहता है एंड थर्ड डिविडेंड जो फाइनल डिविडेंड होता है। इन तीनों के बारे में अपन आने वाले आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैंने लिखा हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल की कोई भी प्लानिंग करने के लिए अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करेगी। इसके अलावा एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट करने के लिए भी हेल्प करती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा जो भी अपनी कैश मैनेज कैसे करें उसके लिए अनडाउटली कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने को चाहिए। करेक्टिव एक्शन लेने के लिए भी हेल्प करेगी और लास्ट मैंने बोला अपने को कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए यानी कि कंपेयर करने के लिए भी अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्पफुल करेगी। ठीक है, इस चीज का बेटा ध्यान रखना। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस है जो अपने को थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से समझने पड़ेंगे। नाउ अब स्टार्ट करते हैं कि सर न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। बेटा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना इसमें तीन एक्टिविटीज अपने को शो करनी है। कौन कौन सी ये तीन एक्टिविटीज होती हैं? बेटा एक एक्टिविटी आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड जो एक्टिविटी अपन ने सीखनी है दैट इज बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और लास्ट जो अपने पास आती है दैट इज अवर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीन एक्टिविटी सीखनी है जिसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, नाउ जो मेथड आते हैं जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट करने के लिए वो दो मेथड यूज होते हैं। वन इज डायरेक्ट मेथड एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट मेथड। बट पॉइंट याद रखना बेटा,
डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। नाउ ऑपरेटिंग में क्या होता है बेटा, ऑपरेटिंग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फॉर्मेट अलग अलग आता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं और ना ही अपने पास फाइनेंसिंग में ऐसा कुछ है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्मेट को चेंज नहीं करते, जैसा फॉर्मेट अपन ने डायरेक्ट में करना है सेम फॉर्मेट अपन ने इनडायरेक्ट करना है, और ऑपरेटिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फॉर्मेट चेंज हो जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्होंने डायरेक्ट को इरेज कर दिया, इनडायरेक्ट को ज्यादा प्रेफर करने लगे। अब पेपर में क्वेश्चन में अपने को नहीं बताया होगा, लेकिन अपने को आइटम से पता लगेगा भी ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। आई रिपीट, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में कभी भी कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेबल नहीं आएगा, वो दोनों में फॉर्मेट सेम ही रहेगा, लेकिन ऑपरेटिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। इस बात का बेटा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब पॉइंट इज दैट जैसे अपने पास बैलेंस शीट का डाटा दिया होगा, उसी के बेसिस पे मैं अपनी सारी स्टेटमेंट बनाऊंगा। उस स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी शो करूंगा जिसका नेम है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इसके बाद आपका कैश, जो मैंने अभी आपको बोला मूवमेंट ऑफ कैश को डिस्क्लोज करता है, उस चीज को कैसे डिस्क्लोज करते हैं वो भी आप सीखेंगे। पहले तो आप बैलेंस शीट से इसमें कौन कौन सी चीजें आनी है वो चीजें सीखते हैं, ठीक है। आई होप आपने इंपॉर्टेंस नोट डाउन कर लिए होंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट मेथड की। पर्टिकुलर अमाउंट, जस्ट ये सिंपल फॉर्मेट यूज होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं 3 एक्टिविटी अपन ने बनानी है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूं दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और लास्ट जो मैं बात करने जा रहा हूं बेटा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए ये तीनों चीजें जरूरी हैं, ठीक है। अब सबसे बात करते हैं पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। बेटा डायरेक्ट मेथड की बात करने जा रहा हूं। आई रिपीट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इन दोनों एक्टिविटीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑपरेटिंग में पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले तो अपन आइटम्स कंसीडर करते हैं, कौन कौन सी आइटम आती है। बेटा इसका फॉर्मेट सिंपल कंसीडर किया जाता है डायरेक्ट मेथड में। इन्वेस्टिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेम ही फॉर्मेट रहेगा आपका, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, एंड सेम फाइनेंसिंग में भी कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहां तक की बातें सारी समझ में आई होंगी। नाउ जैसे कि बैलेंस शीट में जो जो डाटा दिया होगा अपने को इन तीनों एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सारा का सारा डाटा, लेकिन अब फॉर्मेट के बिहाफ पे अपन ने समझना है कौन कौन सी आइटम कौन कौन सी एक्टिविटी कंसीडर करेंगे। याद रखना मैं ये डायरेक्ट मेथड के बेसिस पे बता रहा हूं बेटा। सबसे पहले तो अपन इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। अब यहां पे ना बेटा कोई सिंपल लॉजिक देखना, कैश इनफ्लो, कैश आया तो अपन प्लस करेंगे, कैश गया तो माइनस करेंगे। इसके अलावा तीसरी कोई चीज मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। कैश आएगा तो प्लस कर दूंगा, कैश जाएगा तो माइनस कर दूंगा। देखो बेटा ध्यान से, कैश इनफ्लो है यानी कि पैसे आएंगे तो किस कारण आएंगे, सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। ठीक है। अब अगर सेल में पैसे आ गए तो सर परचेज में क्या हो जाएंगे बेटा, आउटफ्लो, परचेज ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। अब नेचुरली परचेज के टाइम पैसे जाएंगे तो इसको मैं माइनस में लिखूंगा। इसके अलावा एक चीज और आएगी बेटा, दैट इज सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सेम यहां पे अगर परचेज सेल ऊपर लिखी है तो परचेज नीचे आ जाएगी बेटा, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? अब लास्ट चीज जो अपन ने देखी, एनी इनकम रिसीव्ड, किसी भी तरह की कोई भी इनकम रिसीव होगी तो बेटा वो प्लस करूंगा,
अब ये नॉर्मली इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि इन चीजों के अलावा कोई सिंगल चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगी, चाहे वो टेंजिबल एसेट सारे ही आ गए, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग लैंड एवरीथिंग, ठीक है, एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर याद हो आपको तो बैलेंस शीट के 5 पार्ट मैंने अपने सीखे थे जो मेन थे। सबसे पहले आप करते हैं शेयर होल्डर फंड, सेकंड करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, थर्ड करते हैं करंट लायबिलिटीज, देन करते हैं नॉन करंट एसेट्स और लास्ट करते हैं आपका करंट एसेट्स। ये सिर्फ नॉन करंट एसेट्स के लिए बना रहा हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी है वो दो चीजों के लिए बनानी है, एक तो मेरा शेयर होल्डर फंड, सेकंड इज नॉन करंट लायबिलिटी। ये दोनों चीजें किस में कंसीडर होगी बेटा, फाइनेंसिंग में। अब ध्यान रखना है, अगर तो मैं इशू करूंगा शेयर्स, यानी कि फाइनेंसिंग में दो चीजें आएंगी, शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी से बेसिकली मेरा मतलब है डिबेंचर और लोन्स के। नाउ अब अगर इशू ऑफ शेयर आ गया, इशू का मतलब क्या है, मैंने शेयर इशू करे तो मेरे पास पैसे आएंगे, तो यानी कि वो इनफ्लो में लिखा जाएगा। देखो बेटा ध्यान से, शेयर कैपिटल से मेरा मतलब है आइदर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब अगर इशू करें तो प्लस होएगा, अगर अपन ने रिडीम कर दिया, रिडीम का क्या मतलब होता था बेटा, अपन ने रिडम्पशन वर्ड डिबेंचर में सीखा था। अगर रिडीम करेंगे तो नेचुरली पैसे जाएंगे तो वो माइनस कर देंगे अपन, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इज दैट क्लियर, ठीक है। सेम बेटा इशू ऑफ एनी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी से मेरा मतलब है डिबेंचर बॉन्ड्स, कोई भी सिक्योरिटी इशू करें तो प्लस करेंगे, अगर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड्स या एनी सिक्योरिटीज तो माइनस कर देंगे, पैसे गए माइनस। इज दैट क्लियर, ठीक है। इसके अलावा जो अपन ने देखना है, अगर कोई भी बेटा लोन रेज हो रहा है, रेज का क्या मतलब है, और लोन हो गया, अगर और लोन हुआ तो नेचुरली पैसे आए होंगे, और सेम अगर आपने लोन पे कर दिया यानी कि लोन रीपे कर दिया तो अपन क्या कर देंगे, पैसे गए होंगे तो उसको आउटफ्लो में कंसीडर करेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसी चीज है जो करंट लायबिलिटी में लिखी जाती है लेकिन आप इसको फाइनेंसिंग में ट्रीट करेंगे, दैट इज नन अदर देन दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ेगा तो नेचुरली पैसे यूज करे हुए तो इनफ्लो करेंगे, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया तो नेचुरली अपने पैसे ओवरड्राफ्ट कम हो गया तो उसको आउटफ्लो में कंसीडर कर लेंगे। इज दैट क्लियर। अब एक चीज याद रखनी है बेटा, इन जो भी चीजें लिखी गई हैं इन पे जो भी खर्चा करोगे तो वो सारा का सारा किस में कंसीडर करना है, फाइनेंसिंग में। अब खर्चे से मेरा मतलब है जरूरी नहीं है कोई इशू के टाइम कोई खर्चा होएगा, अनडाउटली वो भी होएगा, लेकिन बेसिकली मेरा मतलब है इनको जो पैसे देने हैं। अब इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को बेटा मैं देता हूं डिविडेंड दोनों को, यानी इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी आएगा और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी आएगा। सेम डिबेंचर और बॉन्ड्स को मैं इंटरेस्ट देता हूं, इंटरेस्ट टू डिबेंचर, लोन को भी इंटरेस्ट देता हूं, इंटरेस्ट टू लोन। इन सारे केसेस में पैसे जा रहे हैं मेरे से। अब ये चीज अगर बोले वेल एंड गुड, ना बोले फिर भी मेरे को पे करनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा जो चीज अपन ने पे करनी, इनके ऊपर किया गया खर्चा, चाहे इशू के टाइम हो चाहे सेल के टाइम, जल्दी आता है अंडरराइटर का खर्चा, ब्रोकरेज का खर्चा, वो सारी चीजें अपन ने यहां पे पे कर दी, और जो माइनस करके आएगी मेरे पास अमाउंट, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इज दैट क्लियर। आई होप आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो ऑपरेटिंग डायरेक्ट इज वेरी इजी। पैसे किस कारण आए, पैसे कैसे आएंगे बेटा, कैश सेल से। एक तो अगर कैश सेल ऊपर लिखी है तो अनडाउटली नीचे क्या लिखूंगा बेटा मैं, कैश परचेज, ठीक होगी बात। सेम कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स,
अगर डेटर से मेरे पास पैसे आए हैं तो प्लस करूंगा, और अगर कैश पेड टू क्रेडिटर है तो वो माइनस कर दूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसके अलावा कोई भी जनरल खर्चा हो जाता है, एनी एक्सपेंसेस, जो डेली रूटीन में कोई भी खर्चा पे करता हूं तो वो सारा का सारा किसमें चला जाएगा, इसमें, और ये आपका बन जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट जो अपन ने बनाना है हर क्वेश्चन में। ठीक है। पॉइंट आता है कि सर ये सारा फ्लैट तो नहीं दिया होगा, लेकिन अपने को कुछ चीजें निकालनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, आइटम्स आइडेंटिफाई मैं आपको करवा सकता हूँ। आइटम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बेटा? बैलेंस शीट के मैंने अभी बताया 5 पार्ट है, जिसमें से नॉन करंट एसेट्स ये ले गया, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी इसमें कंसीडर हो जाएगी, और जो आपका शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज का पोर्शन है उसमें फाइनेंसिंग के पोर्शन लेना है। ठीक है। एक को 2 क्वेश्चन करोगे ना तो आपको बहुत इजी लगना लग जाएगा। ठीक है। इन्वेस्टिंग में सिर्फ सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट एंड सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ध्यान रखना, और कोई भी इनकम रिसीव होगी यहाँ पे, अगर कोई खर्चा पे कर रहे हो इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह का तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। लेकिन अगर डेली यूसेज का कोई खर्चा है तो वो ऑपरेटिंग में पे करा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर सेल है तो परचेज भी आएगी, सेल है तो परचेज नहीं, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग में। सेम फाइनेंसिंग में भी देख लो, ये सारी चीजें सिर्फ ये आएंगी, इसके अलावा कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं आएगी इसमें। ठीक है। और ऑपरेटिंग का डायरेक्ट सिर्फ ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कैश से कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश परचेज, कैश पेड टू क्रेडिटर और एक्सपेंसेस पेड, और एक्सपेंसेस में टैक्सेशन भी आता है। ठीक है। ये सिंपल डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। अब ये चीज याद रखनी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इन दोनों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑपरेटिंग में पड़ता है। और ऑपरेटिंग का इनडायरेक्ट मेथड कैसे करते हैं वो अभी अपन देखते हैं। नाउ फोकस ऑन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिकॉज इनडायरेक्ट मेथड कैसे करते हैं। सबसे पहले जो मेरे को लिखना है बेटा, वो लिखना है मेरे को प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर, और प्रॉफिट जो लिखना अपन ने बिफोर टैक्स वाला लिखना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ इसके बाद अपने ऐड करना है बेटा नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये कुछ चीजें अपने ऐड करनी है। ठीक है। अब पॉइंट आता है सर ये कौन कौन सी चीजें आती है। अभी अपने इन्वेस्टिंग सीखा था, वहां पे बेटा मैंने फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स लिखा था, इनटेंजिबल एसेट नहीं लिखा था। तो यानी कि इनटेंजिबल किसमें कंसीडर होगा बेटा? नॉन कैश में। इंटेंजिबल रिटर्न ऑफ, बेटा ध्यान रखना है जो भी इंटेंजिबल एसेट्स होंगे वो रिटर्न ऑफ होंगे तो प्लस होंगे, इस बात का याद रखना है, क्योंकि अनडाउटली वो सारे के सारे पे डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे लगता है, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल पे लगता है, तो वो रिटर्न ऑफ होते हैं। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेड में कुछ भी चीज होगी रिटर्न ऑफ होगी, यानी कि उसके पैसे कम हो रहे होंगे तो अपने प्लस करना है। इसके अलावा जो बेसिक चीजें मिलेंगी आपको, दैट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जनरल रिजर्व, प्रीमियम ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज या एसेट और इक्विटी शेयर्स। ठीक है। ये कुछ बेसिक खर्चे जो अपने लिखने हैं। अब जो जो खर्चे फाइनेंसिंग में पे करे थे ना बेटा, वो सारे खर्चे यहाँ पे आएंगे। रिडम्पशन का नहीं लिखना, लोन रीपेड का नहीं लिखना, लेकिन जो उनको खर्चे दिए हैं, यानी कि जो भी अपने डिविडेंड है, यानी कि इक्विटी शेयर डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो सारी चीजें इसमें लिखी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। ठीक होगी बात? ठीक है ना। और इन्वेस्टिंग में अपन ने लॉस उठा लिया और डेप्रिसिएशन उठा लिया। कुछ ये लिमिटेड से खर्चे आते होते हैं जो नॉन कैश आइटम में कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा कोई एक आधी चीज एक्स्ट्रा आएगी वो अपन कंसीडर कर लेंगे। एक चीज और लिखनी है बेटा, टैक्सेशन। टैक्सेशन कौन सा लिखना है बेटा? अपन ने P&L। ठीक होगी बात? लेस करेंगे बेटा इसमें से अपन नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है बेटा, जो अपने रेगुलर बेसिस पे नहीं होगी। आई थिंक अकाउंटिंग रेशो में अपन ने ये चीज सीखी थी। इसमें सिर्फ दो ही चीजें जल्दी आती हैं, एक तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बेटा यहाँ पे मैंने लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखा है, यहाँ पे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा। और अगर एक्सपेंसेस यहाँ पे पे कर रहे हो तो एनी इनकम रिसीव्ड यहाँ पे आ जाएगी, जो अपन एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिसीव कर रही है ना, वो वाली इनकम। यहाँ पे एक रफली सा टोटल लग जाता है, जिसमें आप लिखते हैं कैश फ्लो आफ्टर ऑल दी ऑपरेटिंग आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, अब इसके नीचे ही करेंगे, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। इसके बाद अपन ने लिखना है ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। जितने भी करंट लायबिलिटी की अमाउंट इंक्रीज होगी तो प्लस करेंगे, और करंट एसेट्स की अमाउंट डिक्रीज होगी तो प्लस करेंगे। और नेक्स्ट सेम वाइस वर्सा लिखेंगे, अगर इंक्रीज है तो डिक्रीज होगी तो लेस करेंगे अपन। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट, वो अपन लेस कर देंगे। ठीक है, अब करंट एसेट्स में कौन कौन सी अपन ने जल्दी चीजें छोड़नी है, एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की सारी चीजें छोड़नी है, एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज छोड़नी है, और एक अपन ने करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ना है। ये कुछ चीजें जो बेटा अपन ने रेगुलर बेसिस पे इसको छोड़नी है, क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब ये यहां पे आ जाएगा तो अपन लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लेस करूंगा टैक्स पेड। यहां पे मैंने टैक्स पेड वाला नहीं लिखा, यहां पे पेड वाला लिखा है, यहां पे टैक्स पे कर दूंगा और मेरे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। कुछ इस हिसाब से मेरे को ऑपरेटिंग का इनडायरेक्ट मेथड समझना पड़ेगा। ठीक है, ये लिमिटेड सी चीजें हैं। अब नॉर्मली ना जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन या तो सिंगल आएगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इन्वेस्टिंग पूछ सकता है, ऑपरेटिंग पूछ सकता है, फाइनेंसिंग पूछ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में अपने को तीनों की तीनों चीजें देखनी पड़ेगी। फॉर्मेट कैसे करना है आपको समझ आएगा। अब इसके अलावा ना बेटा आप लोगों को कुछ वर्किंग नोट भी बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट में जनरली जो अकाउंट बनते हैं वो तीन नोट बनते हैं। एक तो मेरा टैक्सेशन का अकाउंट बना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक जो चीज अपने सीखनी है दैट इज फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट, और लास्ट सीखना अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। बेटा फिक्स्ड एसेट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अपने +1 में डेप्रिसिएशन के चैप्टर में सीखा हुआ था। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स अपने को पता है डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट होगा, लेकिन जो डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसका वो क्रेडिट साइड बैलेंस ब्रोट डाउन होता है और डेबिट साइड बैलेंस कैरी डाउन होता है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या था बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता था जब भी आपका डेप्रिसिएशन डेली बेसिस पे हर मंथ या हर ईयरली नहीं आप एसेट से माइनस करेंगे, आप उसको कलेक्ट करेंगे, जब सेल करेंगे तो कलेक्ट करके डाटा दे देंगे भी इतना डेप्रिसिएशन आपकी मशीन पे लगना है, जो भी कॉस्टिंग होगी उससे डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे तो उस हिसाब से आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। ये अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखा। अगर आपको फिर भी डेप्रिसिएशन में कोई डाउट है तो बेटा आपको वो पहले चैप्टर करना पड़ेगा ताकि अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई डाउट ना आएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो आपके चैनल पे अपलोड करी हुई है, तो आप डेप्रिसिएशन का भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक अपने टैक्सेशन का अकाउंट सीखना है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। ठीक है, और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का रिपीट डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट आता है सर हमें कैसे पता लगेगा पेपर में कौन सा क्वेश्चन करना है, बेटा आइटम से। अगर सपोज टैक्सेशन है या प्रॉफिट ही है, सिंपल, अगर प्रॉफिट मिल गया तो समझ लो इनडायरेक्ट मेथड है, लेकिन अगर कैश सेल है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है तो उस हिसाब से अपने को डायरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बट जनरली क्वेश्चंस इनडायरेक्ट के बेसिस पे ही आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, आई होप आपको फॉर्मेट तो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप तीनों एक्टिविटीज के सिंगल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे भी हाँ ऑपरेटिंग में कैसे करते हैं, इन्वेस्टिंग में कैसे करते हैं और फाइनेंसिंग में क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन करवा दूंगा भी हाँ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और पूरा क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवाइज करो, पेपर जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को सेपरेट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है,